मनातो एक कमजोर और यूजलेस सा लड़का था जिसने कि अपनी फालतू सी जिंदगी बस कल हॉस्टल से कपड़ों को चुराने में ही बिता दी थी, जब तक कि उसको 4 खतरनाक और तबाहीदार फलों वाली गर्लफ्रेंड्स नहीं मिल जाती। और वो बंदियां हमारे एमसी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थी कि वो हर टाइम बस यही मौके ढूंढती रहती थी कि कब बस उनको मसातों के साथ ताली बजाने का मौका मिल जाए। और उस दुनिया के अंदर भगवान तुम जैसे छपरियों के पास, जो कि आईफोन बस हवाबाजी मारने के लिए लेते हैं, उनके पास वो कुछ सकाराई नाम की लड़कियां भेजते हैं जिससे कि वो दूसरे सकाराइस के साथ कॉम्पीट कर सके और जीतने वाले को अपने ओनर के साथ ताली बजाने का मौका मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में मना तो अपने कॉलेज में फेल होने के बाद अपने घर दुखी होकर वापस जा रहा था, पर जल्द ही वहाँ पर उसकी जिंदगी पलट जाती है जब आसमान से एक मेलोन्स वाली लकड़ी आकर उसके ऊपर गिरती है, जिससे कि मना तो बेचारा उसके मेलोन्स के नीचे ही दब जाता है। फिर वो देखता है कि उस लड़की के पीछे 2 ककड़ी सी लकड़ियां जिनके के पास लाइटनिंग पावर होती है, वो वहाँ पर उस लड़की को इस उम्मीद में देख रही थी कि वो आकर उन दोनों लड़कियों से लड़ाई करे, पर वो मिशोबी नाम की लड़की वहाँ पर उन दोनों को मना करते हुए मनातो को लेकर वहाँ से भाग जाती है। देन काफी समय के बाद मनातो को वहाँ पर अपने घर के अंदर होश आता है और वो देखता है कि वो मिशोबी नाम की लड़की तो उसके साइड में ही सोई हुई है और गलती से मनातो का हाथ जाकर वहाँ पर उसके पहाड़ों के बीच में घुस चुका था। देन जब मिशोबी को भी वहाँ पर होश आता है तो फिर वो वहाँ पर मनातो से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसके पास कोई और एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने उसका ही शर्ट लेकर पहन लिया। और आगे वो वहाँ पर मनातो को उसका शर्ट वापस देने के लिए उसको उतारने लग जाती है, पर ये सारा कांड वहाँ पर मनातो के आंखों के सामने ही हो रहा था, इसलिए उसका वहाँ पर बह जाता है, नाक से खून। इसलिए वो उसको थोड़ी सी प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चुपचाप बाहर भागते हुए आ जाता है। पर वहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी वहाँ पर मनातो के दिमाग से मिशोबी के पहाड़ की वादियों के नजारों को तो वो भुला ही नहीं पा रहा था। फिर मिशोबी के वहाँ पर अपने सारे कपड़े बदल लेने के बाद मनातो वापस से जाकर उससे बातचीत करने लगता है, तो मिशोबी उससे बोलती है कि वो यहाँ पर उसके साथ उसके घर में रहना चाहती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, और इसके बदले वो बीच बीच में उसको कुछ किराया भी दे दिया करेगी। ये सुनकर मनातो वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है, इसलिए मिशोबी उसके थोड़ा सा करीब आकर उसको घूरते हुए बोलती है कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गया, कहीं उसके इरादे कुछ गलत वलत तो नहीं है ना। पर मनातो के उसको कुछ बोलने से पहले ही वो उससे बोलती है कि वैसे इससे उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बोलते हुए वो वहाँ पर मनातो को अपने पहले किराए का एडवांस देती है। वो मनातो के हाथ को लेकर अपने फलों पे रखकर उसको जूस बनाने का बोलती है। तब अगले ही सीन में हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि बेचारा मनातो घर के सामने वहाँ पर सदमे में बैठा था और भगवान से ये पूछ रहा था कि कहीं वो कोई सपना वपना तो नहीं देख रहा। तभी उसी पल अचानक से वहाँ पर मनातो के पास उसके छोटे गोटे वाला टकलू घर का मालिक आ जाता है, जो कि उससे बोलता है, ओए बबुआ, तो यहाँ कोनो छोकरी वोकरी तो नहीं ना लेके आयो है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलके अगर मेरे घर में कुछ भी गंदगी मचाई तो उसका भी पैसा तेरे से ही निकलवाऊंगा। फिर वहाँ से उस छोटे गोटे टकलू के जाने के बाद मीशू भी घर से बाहर आती है और मनातो से पूछती है कि कहीं उसकी जिंदगी में आ जाने की वजह से उसकी जिंदगी और ज्यादा परेशानी भरी तो नहीं हो गई है ना। तब मनातो वहाँ पर मिशुबी को मना करने की कोशिश करता है, पर तब भी वहाँ पर मिशुबी मनातो के दिल की बात को समझ जाती है, जिससे वहाँ पर मिशुबी की आंखों से पानी की धार बहने लग जाती है और मनातो उसको चुप करवा कर खाना खिलाने के लिए उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर मिशुबी पेट भर कर खाने के बाद मनातो के वहाँ पर सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। और मनातो को दुखी हुआ देखकर मिशुबी वहाँ पर उससे बोलती है कि वो इसका भी किराया उसको चुका देगी, पर मसातो वहाँ पर उसके बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको लेकर अपने घर वापस आने लगता है। और रास्ते में वापस आते हुए ही वो अपने मन ही मन में यही सोचे जा रहा था कि क्या उसको सच्ची में मिशुबी को अपने साथ रखना भी चाहिए या नहीं। बट तभी अचानक से ही वहाँ पर उसका आमना सामना वही पिछले दिनों की ककड़ी जैसी लकड़ियों से हो जाता है, एंड मनातो को देखते ही वो ककड़ियाँ वहाँ पर उसके ऊपर अपने लाइटनिंग बोर्ड से हमला करने लग जाती हैं, बट उसको बचाने के लिए उनके बीच में मिशुबी आ जाती है, जिस वजह से वो हमला जाकर उसको लग जाता है। पर उस हमले से वहाँ पर उसको कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, बस उसके वहाँ पर फलों के छिलके उतर चुके थे। पर तब भी ये देखने के बाद वो दोनों लाइटनिंग वाली लड़कियाँ वहाँ पर मिशुबी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए उसकी जान को बचाने के लिए मनातो बीच में आकर वहाँ पर उस हमले के रास्ते से मिशुबी को हटा देता है। और इतनी ज्यादा चड्डी फाड़ इतना ज्यादा गीगाचाड़ हरकत देखने के बाद मिशुबी के बगीचे में तो वहाँ पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सहारनपुर की
उसके बाद मनातो वहाँ से मिशुबी को अपने बाहों में उठाकर उन लाइटनिंग वाली लड़कियों के हमलों से बचता हुआ वहाँ से भागने लग जाता है, जिससे आखिर में वो दोनों जाकर एक पतली सी गली में छुप जाते हैं। पर मिशुबी वहाँ पर मनातो को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि उसको अपने अंदर से काफी ज्यादा अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है, इसीलिए वो उसको अपना पानी पिला दे। जो सुनकर मनातो वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर उसी वक्त वहाँ पर वो दोनों लाइटनिंग वाली लड़कियां भी आकर उनको घेर लेती हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर पाती, मिशुबी वहाँ पर जल्दी से मनातो के मुंह से उसका पानी पी लेती है, जिससे वो वहाँ पर काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती है और उसके गले में एक सिंबल चमकता हुआ उसके वहाँ पर पंख भी निकल आते हैं। और उसी के साथ साथ इस बार तो उसके बगीचे में बाढ़ के साथ साथ सुनामी भी आ जाती है। फिर वो दोनों लाइटनिंग वाली लड़कियां वहाँ पर मनातो के ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं, बट तभी मिशुबी उन दोनों से बोलती है कि वो उसके आदमी से दूर हट जाएं। पर जब वो दोनों उसकी बातों को नहीं मानती तो फिर मिशुबी वहाँ पर अपने ताकत से उनके ऊपर एक हमला करती है, जो कि इतना ताकतवर था जिससे वो दोनों लाइटनिंग वाली लड़कियां वहाँ पर उससे डर जाती हैं और वापस आने की धमकी देते हुए वहाँ से वापस भाग जाती हैं। और फिर जब मनातो और मिशुबी फिर वहाँ से अपने घर वापस आते हैं तो फिर मिशुबी के पास वहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं बचे थे, इसलिए उस वक्त मनातो वहाँ पर अपनी बहन को कॉल कर उसको अपने कुछ कपड़े उसके घर भिजवाने को बोलता है अंडरगारमेंट्स के साथ। ये सुनकर मनातो की बहन वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसको गालियाँ देने लग जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मनातो अभी कुछ संस्कारी चीजों में घुस चुका है और उसके लिए भी वो अपने बहन के ही कपड़े इस्तेमाल करना चाहता है। पर फिर भी आखिरकार उसकी बहन वहाँ पर उसके पास अपने कपड़े भिजवाने के लिए मान ही जाती है। और आगे जब फिर कुछ देर के बाद मनातो वहाँ पर बैठकर मिशुबी को बस देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे का टीवी ऑन हो जाता है, जिसके अंदर की एक मिनाका नाम का आदमी आकर मनातो को कांग्रेचुलेट करता है और उससे ये बोलता है कि उसने सक्सेसफुली एक साकाराई के साथ पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। देन वो वहाँ पर मनातो को साकाराई का सारा कॉन्सेप्ट समझाता है कि किस तरीके से उन लोगों के पास कुछ पावर्स होती हैं और वो इस दुनिया के अंदर आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए आते हैं और उनको अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उनको अपने एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, जिनके साथ कि वो ताली बजा सके या फिर कुछ भी ऐसा कांड कर सके जिनसे कि उनको एक्साइटमेंट हो, और एक्साइटमेंट होने के बाद उनकी ताकत बढ़ जाती है। और आगे फिर मिनाका वहाँ पर उसको इस बात के लिए वार्न भी करता है कि इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके पास उनके कुछ मैन इन व्हाइट एजेंट जाएंगे और उसके अंदर का सारा व्हाइटनेस निकाल देंगे। ये सुनकर बेचारे मनातो की वहाँ पर पिछवाड़े के साथ साथ पैंट भी फट जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर मिनाका से इस बारे में इससे ज्यादा कुछ पूछ पाता, वहाँ पर उनका डोरबेल बजता है। एंड जब मनातो जाकर डोर खोलकर देखता है तो फिर उसके सामने मिनाका का एक मैन इन व्हाइट एजेंट खड़ा था, जो कि वहाँ पर उसको एक बड़ा सा बॉक्स पकड़ा देता है, जिसके अंदर कि वहाँ पर मिशुबी के लिए कुछ कपड़े रखे थे, क्योंकि पिछली लड़ाई की वजह से वहाँ पर उसके सारे कपड़े ही फट चुके थे। और जब मिशुबी वहाँ पर वो कपड़े पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े उतारने लग जाती है तो फिर ये देखकर मनातो को काफी बड़ा झटका लगता है और वो उससे ये बोलते हुए वहाँ से जाने लग जाता है कि वो तो अकेले में भी कपड़े बदल सकती है ना, तो फिर वो हमेशा ही उसके सामने अपने कपड़े क्यों उतारती है। पर उसके जाने से पहले ही वहाँ पर मिशुबी उसको रोक लेती है और उससे ये बोलती है कि उसको इस बात की खुशी है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप में आई है एंड वो ये भी उम्मीद करती है कि वो एक दिन उसके साथ चांद पे तो क्या पूरे सैमसंग गैलेक्सी से बाहर चली जाएगी। पर बदकिस्मती से उसी वक्त वहाँ पर उनका वो छोटे कोटे वाला टकलू लैंडलॉर्ड वहाँ पर आ जाता है और अपनी खोली में मनातो के साथ वो वहाँ पर एक लड़की देख लेता है जो कि अपने कपड़े बदल रही थी। इसलिए वो ज्यादा कुछ ना सुनते हुए उसी पल ही वो वहाँ पर मनातो को अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसलिए उनके पास कोई घर ना होने की वजह से वो दोनों जाकर एक पार्क में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि मनातो मिशुबी से पूछता है कि उसने उसको ही क्यों चुना अपना पार्टनर बनाने के लिए। वो तो इतना ज्यादा बुद्धू और लल्लू लड़का है कि उसने अपने कॉलेज तक के एग्जाम को पास नहीं कर पाया। फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है और तब मिशुबी वहाँ पर मनातो को उसका जवाब देती है कि उसने ये नहीं देखा कि उसके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर आए हैं और न ही ये देखा कि वो कितना ज्यादा समझदार लड़का है। उसने बस ये देखा कि वो अंदर से कितना ज्यादा अच्छा इंसान है और असल में उसको अंदर की चीज की तो जरूरत है। ये बोलने के बाद मिशुबी फिर वहाँ पर इस बार मनातो को अपने मुंह का पानी पिलाती है और उससे बोलती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसके साथ चांद पे जाना चाहती है, वो भी इसी वक्त। ये बोलकर मिशुबी वहाँ पर मनातो को पकड़कर उसको उड़ाते हुए लेकर आसमान में आ जाती है, जहाँ पर कि आसमान में उड़ते हुए वो दोनों वहाँ पर चांद को काफी ज्यादा नजदीक से देखते हैं। बट जब वो दोनों आसमान में उस वाले नजारे को बस एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी मिशुबी मनातो को एक सच बताती है कि दरअसल उसको उड़ना तो आता है पर वापस नीचे जमीन पर लैंडिंग करना ही नहीं आता। इसलिए वो
दोनों वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से जमीन पे नीचे गिर पाते, अचानक से वहाँ पर कोई एक भूतिया सी लड़की आ जाती है जो कि उनकी जान बचा लेती है, जिससे एक पेड़ के सहारे वो दोनों जाकर नीचे जमीन पे गिरते हैं। और मीशुबी के काफी ज्यादा बाउंसीफुल होने की वजह से उनको इतनी ज्यादा कुछ खास चोटें भी नहीं आती। देन उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पर जिनकी प्रॉपर्टी में गिरे थे उनकी मालिक मिया वहाँ पर आती है, और जब वो ये देख पाती है कि वो दोनों काफी ज्यादा बुरी हालत में है तो फिर वो उन दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है, जहाँ पर एक होमुरा नाम की लड़की आकर मनातो की चोटों पे पट्टी लगाती है और उससे ये पूछती है कि आखिरकार उसकी यह हालत हुई कैसे। तो मनातो वहाँ पर बस उसको सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी उसको वहाँ पर मिनाका की वो बात याद आती है कि अगर उसने इसके बारे में किसी और को बताया तो फिर उसके मैन इन वाइट एजेंट उसके पास आएंगे और उसके अंदर का सारा वाइटनेस निकाल देंगे। इसलिए मनातो वहाँ पर ये याद कर अपना मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझता है और हिमोरी के सामने बहाना बनाते हुए उसके सामने कोई एक और दूसरी ही स्टोरी बता देता है। एंड जब आगे वो लोग जाकर साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो फिर उनको ये पता चलता है कि मिया और हिमोरी के साथ वहाँ पर एक और यूजुमे नाम की लड़की भी रहती है। इसीलिए तब मनातो वहाँ पर मिया से बोलता है कि वो तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं लगते। तब मिया उसको बताती है कि हाँ, क्योंकि वो नहीं है। दरअसल उसने इस जगह को एक अनाथ आश्रम टाइप बना रखा है, मतलब कि जिसके पास भी घर नहीं होता वो यहाँ पर आकर रह सकता है। और क्योंकि हिमुरा और यूजुमे के पास भी कोई घर नहीं था तो फिर इसीलिए वो तीनों यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हैं। ये सुनकर मनातो वहाँ पर बिल्कुल हैरान रह जाता है और झट से वहाँ पर मिया से बोलता है कि दरअसल उसके पास भी कोई घर नहीं है और वो भी बेघर है, तो फिर क्या उनको भी यहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है। ये सुनकर मिया वहाँ पर उसको उस जगह पे रहने की परमिशन दे देती है, पर हालांकि उसके दिमाग में वहाँ पर यही चल रहा था कि ये ठरकी इंसान यहाँ पर 3 लड़कियां देखने के बाद इसका दिमाग फिर चुका है, इसलिए वो यहाँ पर रहने के लिए बेघर होने का बहाना बना रहा है। और आगे जब फिर खाना खाने के बाद मनातो जाकर अपने कमरे में बैठा हुआ था तो फिर तभी उसके पास वहाँ पर उसकी बहन की कॉल आती है, जो कि उससे बोलती है कि वो उसके लिए अपने कपड़े लेकर आ चुकी है, तो फिर वो आकर उससे वो कपड़े ले ले। इसलिए जब मनातो जाकर वहाँ पर अपने बहन से वो सारे कपड़े लेने लग जाता है तो फिर उसी वक्त वहाँ पर मीशुबी भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद कुछ ही पलों में मनातो की बहन वहाँ पर ये समझ जाती है कि दरअसल उसका भाई उसके कपड़े इस लड़की के लिए मंगा रहा था, ना कि कोई अपनी वियर्ड और अजीब सी फैटिश पूरी करने के लिए। तो फिर बाद में मीशुबी जाकर वहाँ पर मनातो की बहन के कपड़े पहन कर आती है, और जब वो जाकर झुक कर वहाँ पर नीचे जमीन की सफाई कर रही थी तो फिर मनातो उसको वहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीद के साथ देखे जा रहा था। इसलिए तभी उसके पास वहाँ पर उसकी बहन आती है और उससे बोलती है, हाँ भाई देखते रहे, अब भी कुछ ही देर में वो जाकर वॉशिंग मशीन में फंसने वाली है और तेरे को जाकर मदद करनी पड़ेगी। खैर मनातो की बहन के वहाँ से जाने के बाद फिर मिया मनातो और मिशुबी को ले जाकर उनका बाथ दिखाती है, जहाँ पर मिशुबी मनातो से बोलती है कि उन दोनों को साथ में जाकर नहाना चाहिए, जिससे कि वो जाकर रगड़ सके। मतलब मनातो की पीठ रगड़कर साफ कर सके। पर मनातो वहाँ पर मिशुबी को मना कर देता है और उसको नहाने के लिए भेजकर वो आकर बाहर बैठकर उसी पेड़ को देखने लग जाता है, जिसके ऊपर से गिरते हुए उनको वहाँ पर एक भूतिया लड़की दिखी थी। और जब वो जाकर उस वाले पेड़ को हाथ लगाता है तो फिर उसको वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि उससे वहाँ पर काफी ज्यादा मदद मांगे जा रही थी। पर तभी दूसरी तरफ हमें वहाँ पर उनके बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिशुबी के पास यूजुमे आती है, जहाँ पर जल्द ही उन दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि दरअसल वो दोनों ही असल में सेकराइस है। इसलिए ये पता चलते ही मिशुबी वहाँ पर यूजुमे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर यूजुमे मिशुबी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर जब वो उसकी बातों को नहीं मानती तो फिर वो जल्दी से भागकर मनातो के पास आ जाती है, जिससे कि वो उसको एक्साइटेड कर उसकी ताकत बढ़ा सके। बट जब मिशुबी वहाँ पर ये देखती है कि उसके लौंडे के साथ वहाँ पर कोई एक दूसरी लड़की आकर कांड करने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी पूरी ताकत से जाकर यूजुमी के ऊपर पंच करने की कोशिश करती है। पर अचानक से उन दोनों के ही बीच में वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि अपने किचन के बर्तनों से उसके उस वाले हमले को रोक लेती है एंड उन दोनों को डांटते हुए ये बताती है कि भले ही उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, पर इस घर के अंदर लड़ाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर बाद में मनातो वहाँ से कुछ पैसे कमाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उसके पास वहाँ पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए थे और अपना और मिशुबी का खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। और अपना काम करने के बाद लंच ब्रेक में जब वहाँ पर मनातो अपना लंच
लंच बॉक्स को खोल के देखता है तो फिर उसके अंदर मिया ने वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा और बढ़िया से खाना बना कर दिया था। पर तभी मनातो की नजर वहाँ पर अपने साइड में बैठे हुए सीओ नाम के बंदे पे पड़ती है, जो कि वहाँ पर उसके खाने को काफी ज्यादा उम्मीद से देखे जा रहा था। इसलिए मनातो वहाँ पर अपने खाने से आधा खाना वहाँ पर उस सीओ नाम के बंदे को भी देता है, जिसको खाने के बाद सीओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अचानक से वहाँ पर वही दोनों लाइटनिंग वाली लड़कियां एक लंच बॉक्स लेकर आ जाती है, जो कि गुस्से में वहाँ पर जल्दी से आकर सीओ के चेहरे पे एक लात मारकर उसको दूर उड़ा देती है और उससे बोलती है कि वो ऐसे किसी दूसरे का खाना छीन कर कैसे खा सकता है। वो बेचारा अपने लिए खाने के लिए लेके आया था और हम तुम्हारे लिए तुम्हारा खाना लेके आ रहे थे ना, पर तुमने उस बेचारे का आधा खाना ही खा लिया। उसके बाद उनमें से एक लड़की जाकर वहाँ पर मनातो से माफी मांगने लग जाती है कि सीओ ने उसका आधा खाना खा लिया। पर जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ ही दिनों पहले तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इसी चक्कर में मनातो से वहाँ पर उसका वो आधा बचा हुआ खाना भी गिर जाता है। इसीलिए बेचारा मनातो वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाता है, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास जो आधा खाना बचा भी हुआ था वो भी उसने गिरा दिया। ये देखकर उस लड़की को मनातो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ पर सीओ की तरफ से माफी मांगते हुए मनातो को एक पाव देती है और देन फिर सीओ वहाँ पर आकर मनातो के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ये बताता है कि वो इन दोनों लड़कियों का मास्टर है और ये दोनों लड़कियां उसकी सकराइस। और मनातो के सामने ये प्रूफ करने के लिए वो वहाँ पर उन दोनों बिजली वाली लड़कियों के फलों का जूस भी बनाकर दिखाता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर उन दोनों लड़कियों से झटका भी खाना पड़ता है। और आगे फिर जब वो दोनों वहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे तो फिर तभी उनको आसमान के ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर चॉपर्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उनका बॉस आता है और उन सबको अपने अपने घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उनको मैन इन व्हाइट एजेंट से ये खबर मिली थी कि 2 किलोमीटर के आसपास के इलाके से सभी लोगों को खाली कर देना होगा। ये सुनकर सीओ वहाँ पर काफी हद तक सारा माजरा समझ जाता है और उनके काम के खत्म हो जाने के बाद वो जाकर मनातो से बोलता है कि उसको पूरा यकीन है कि यहाँ पर आसपास 2 किलोमीटर के अंदर ही कोई एक काफी ज्यादा पावरफुल सकराई है, जिनको कि ये मैन इन व्हाइट वाली टीम पाना चाहती है। फिर वो वहाँ पर मनातो को ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम लोग मैन इन व्हाइट की टीम से पहले ही जाकर उस वाले सकराई को हासिल कर ले, जिससे हमारे पास इस वाले एरिया की सबसे ज्यादा ताकतवर सकराई हो सकती है। तब दूसरी तरफ हमें वहाँ पर मिसुबी का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिया के पास आकर मनातो के काम करने के जगह के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि मनातो अपना फोन घर में ही भूल गया था, इसलिए मिसुबी उसके उस वाले फोन को ले जाकर उसको देना चाहती थी। और जब वापस से हमें वहाँ पर फिर से सीओ का सीन दिखाया जाता है तो फिर उसने वहाँ पर अपने उन दोनों इलेक्ट्रिक सकराइज का इस्तेमाल करते हुए मैन इन व्हाइट की टीम के ऊपर हमला कर दिया था और सबको हराने के बाद फिर वो लोग वहाँ पर मनातो को आगे बुलाते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि मनातो ने तो वहाँ पर एक खंबे से लिपटकर अपने चड्डी को ही गीला कर दिया था। खैर फिर वो लोग वहाँ पर अपने शहर के बीच वाले जंगल के अंदर जाने लग जाते हैं, जिसके थोड़ा सा ही अंदर जाने के बाद मनातो को वहाँ पर वही घोस्ट वाली लड़की दिखाई देती है, जो कि एक जगह पर जाकर उसकी मदद करने के लिए बोल रही थी। इसलिए मनातो सीओ और उसके सेकराइस वहाँ पर भागते हुए उस वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ हमें वहाँ पर वही घोस्ट वाली लड़की दिखाई जाती है, जिसका कि नाम कू होता है और उसको वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर उसको लगता है कि शायद मनातो वहाँ पर आ चुका है। तो वो चेक करने के लिए बाहर झाँक कर देखने लग जाती है, जहाँ पर कि उसको एक यूमी नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर एक काफी बड़े गंडासे के साथ उसी को ही लेने के लिए वहाँ पर आई थी। फिर यूमी वहाँ पर जबरदस्ती कू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगती है, पर जब काफी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद भी कू वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानती, तो ये देखते हुए यूमी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलते हुए वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है कि भले ही वो उसके साथ ना चले, पर वो उसको खत्म कर उसकी बॉडी को भी यहाँ से ले जा सकती है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तो उसकी बॉडी की ही है। पर इससे पहले कि यूमी वहाँ पर कू के ऊपर हमला कर पाती, वहाँ पर मनातो आ जाता है और वो एक चीज करता है जो कि उस बेचारे को सिर्फ करनी आती है। वो जल्दी से आकर वहाँ पर यूमी के फलों को कस के पकड़ लेता है और जब वहाँ पर यूमी खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो तभी वहाँ पर सीओ के वो दोनों इलेक्ट्रिक सकराइस मनातो की मदद करने के लिए वहाँ पर यूमी को एक काफी जोरदार झटका देते हैं। और जब वो दोनों इसकी वजह से एक दूसरे से दूर हट चुके थे, तो फिर मनातो की नजर वहाँ पर कू पे पड़ती है, इसीलिए वो कू के सामने वहाँ पर स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि उसने यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसको बुलाया था ना, तो वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए ही आया है। और ये सुनने के बाद कू वहाँ पर भागते हुए आकर मनातो के हाथ पे ही गिर पड़ती है, क्योंकि इस जंगल में रहते रहते वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तभी वापस से वो यूमी नाम की लड़की वहाँ पर आकर मनातो को कू के ऊपर से अपने ठर के हाथों को दूर रखने के लिए बोलती है, क्योंकि उस वाले सकाराई को वो यहाँ पर पहले लेने के लिए आई थी। और जब वो वहाँ पर मनातो के ऊपर बस हमला करने ही वाली थी, तो तभी वहाँ पर पता नहीं कहाँ से सडनली मिशु भी वहाँ पर आ जाती
जाती है, जो कि यूमी के उस वाले गंडासे को पकड़ लेती है और उसको काफी ज्यादा आसानी से तोड़ देती है। जो देखने के बाद यूमी बेचारी वहाँ पर बिल्कुल सदमे में चली जाती है, क्योंकि वो वाला गंडासा उसका सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार था। एंड जब यूमी वहाँ पर अपने गंडासे को पकड़कर उसके साथ रोने में बिजी होती है, तो तभी मिसुबी वहाँ पर मनातो के पास आकर उसको संभालने लगती है और उसको उसका फोन देते हुए उससे बोलती है कि वो बस यहाँ पर उसको उसका फोन वापस देने के लिए ही आई थी। पर आगे जब यूमी वहाँ पर गुस्से में उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाती है, तो फिर वो तीनों वहाँ पर वापस से रियलिटी में वापस आ जाते हैं। इसीलिए मिसुबी जाकर वहाँ पर उस यूमी नाम की लड़की से लड़ने लग जाती है, जिस लड़ाई के बीच में ही वहाँ पर फिर से मिसुबी के फलों के छिलके उतर जाते हैं। और ये वाली लड़ाई देख के तो वहाँ पर सीओ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर जब उसकी वो दोनों लाइटनिंग वाली सैकुराइस आकर उससे पूछती हैं कि क्या उनको मिसुबी की जाकर मदद नहीं करनी चाहिए, तो सीओ उन दोनों को बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये असल में मनातो की लड़ाई है और अगर वो इस वाली लड़ाई को जीत जाता है तो फिर उसको वो कू वाली नाम की सैकुराई मिल सकती है। खैर मिसुबी की लड़ाई पे हम लोग वापस आते हैं, जहाँ पर कि उसने अपनी सूझबूझ और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस यूमी नाम के लड़की के भी छिलके उतार दिए थे। देन वो उछल के यूमी के पीछे जाती है और उसके कमर में इतनी खतरनाक गुदगुदी मचाती है कि वो वहाँ पर कांपते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद मनातो फिर वहाँ पर उस कू नाम की लड़की को वहाँ से बचाकर वापस से अपने घर में लाता है, जहाँ पर कू को देखने के बाद मिया वहाँ पर भागते हुए वापस चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। और आगे मनातो वहाँ पर कू के साथ जाकर बाहर बैठकर बातचीत करने लगता है और वो उसको थैंक यू भी बोलता है। जब वो मिसुबी के साथ आसमान से चांद देखकर नीचे गिर रहा था, तो तभी उसने ही उसकी जान बचाई थी। और आगे उसके जवाब में कू भी वहाँ पर मनातो को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही मनातो ने भी उसकी जान बचाई थी। देन वो मनातो के सामने अपनी इच्छा जताती है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वो उसको अपना मास्टर बनाना चाहती है। ये बोलते हुए कू खुद ही जाकर वहाँ पर मनातो को अपने मुंह का पानी पिला देती है, जिससे कि वहाँ पर उसके भी पंख निकल आते हैं और वो चमकने लगती है। पर तभी उसी बीच दूसरी तरफ हमें वहाँ पर उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि वो लोग कू को बचा कर लाए थे। उस जगह पर हमें एक अनजाना अजीब सा पर्सन दिखाया जाता है, जो कि जाकर वहाँ पर एक जंगल के पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर वो पर्सन वहाँ पर उस पूरे के पूरे जंगल को राख बनाकर पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब मनातो वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो उसको वहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी सीओ नहीं मिलता। इसीलिए वो जाकर वहाँ पर अपने बॉस से पूछता है कि क्या सीओ आज काम पे नहीं आया, तो उसका बॉस वहाँ पर मनातो के ऊपर ही चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि सीओ एक काफी घटिया तरीके का एम्प्लॉय था, जो कि आया, कुछ दिनों तक काम किया और पैसे लेकर यहाँ से चलता बना और उसने कल ही अपने पार्ट टाइम जॉब को क्विट कर दिया है। इसीलिए अपने पार्ट टाइम जॉब को कंप्लीट करने के बाद मनातो वहाँ से दुखी होकर वापस आ जाता है, क्योंकि अभी तक सीओ ही उसको एक ऐसा लौता इंसान मिला था जिसके पास 2 सैकुराइस थे। और मनातो सीओ के साथ रहते रहते सैकुराइस के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानना चाहता था। पर जैसे ही वो वहाँ पर अपने घर में वापस आने के बाद लिविंग रूम का दरवाजा खोलता है, तो फिर वो चमड़ी ठरकी मास्टर उसको वहीं पर ही मिल जाता है। तब मिया मनातो को वहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि दरअसल असल में सीओ उसका एक पुराना दोस्त है और जब भी इस चोमू के पास खाने के लिए कोई भी पैसे नहीं बचते, तो फिर वो यहाँ पे आ जाता है मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। आगे फिर सीओ वहाँ पर मनातो से उसके नए सैकुराई यानी कि कू के बारे में पूछने लगता है कि उसके हाल चाल कैसे हैं। पर जब उसको ये रियलाइज होता है कि कू वहाँ पर थोड़ी ही दूर छुपकर उन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो वो वहाँ पर कू को अपने पास बुलाने लगता है, पर कू उससे काफी ज्यादा डरते हुए उसके पास नहीं आती। और ये देखने के बाद सीओ वहाँ पर कू से थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करते हुए उसको अपने पास बुलाने लगता है, पर तभी ही उसके सर पे एक काफी बड़ा सा पत्थर आकर लगता है और वो देखता है कि मिया वहाँ पर गुस्से में काफी ज्यादा बड़ा सा पत्थर लेके खड़ी थी। और फिर वो वहाँ पर उससे बोलती है कि इस घर में कोई भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता और खास करके बच्चों से तो बिल्कुल नहीं। फिर उस दिन आधी रात को जब वहाँ पर सब लोग सो रहे थे, तो फिर कू वहाँ पर सूसू करने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ पर कि अपना काम निपटाने के बाद अचानक से उसको आईने में एक काफी ज्यादा डरावनी पर्सन दिखाई देती है, जिसको देखकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो बाथरूम से सीधा भागते हुए मनातो के पास आती है और उसके ब्लैंकेट से होते हुए जाकर उससे लिपट कर उससे बोलती है कि उसने बाथरूम के अंदर एक भूत देखा है। देन फिर अगले दिन की सुबह को तात्सुमी वहाँ पर जाकर उस भूत के बारे में मिया को बताता है और ये भी बोलता है कि उसने पिछली रात को पूरा का पूरा घर छान मारा, पर तब भी उसको कोई भी नहीं मिला। और ऐसे ही कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पे उन लोगों के साथ काफी सारी अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि मिसो भी जब वहाँ पर घर की सफाई कर रही थी, तो तभी उसको वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी उसके साइड से कोई गुजरा है, पर देखने पर वहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता। और जब मनातो भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब भी उसको वहाँ पर ये महसूस होता रहता था कि
जैसे कि उसको कोई हर टाइम देखता रहता है। और फिर एक दिन जब मसातो वहाँ पर बाथरूम में बस नहा ही रहा था कि तभी उसके पास वही भूत लड़की आती है, जिसको देखकर मसातो तो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। पर वो लड़की वहाँ पर वैसे ही मसातो के पास आती रहती है और आखिरकार उसको एक कोने में पकड़कर उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने की कोशिश करती है, जिससे मनातो वहाँ पर डरा हुआ होने के साथ साथ बेचारा काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी था कि आजकल की ये भूतनियों को क्या हो चुका है, ये तो लोगों के खून पीने के बजाय कुछ और ही। तो फिर वो लड़की वहाँ पर मनातो को एक दीवार के सहारे पकड़कर उसके औजार के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है। पर उससे पहले ही वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि एक तलवार को उस लड़की के गले पे तानकर उससे बोलती है कि इस घर के अंदर संस्कारी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए फिर आगे वो लोग जाकर एक जगह पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर कि मिया सारा माजरा उन सबको एक्सप्लेन करती है कि दरअसल इस लड़की का नाम मात्सु है और ये भी हमारे साथ इसी घर में रहती है और ये कोई भूत नहीं बल्कि हमारी ही तरह एक इंसान है। और जब मनातो वहाँ पर मिया से पूछता है कि अगर ये एक इंसान है और यहीं पे हमारे साथ घर पे ही रहती है तो फिर हमने इसको आज तक देखा क्यों नहीं। इसलिए मिया वहाँ पर मनातो और बाकी सबको ले जाकर वहाँ पर मात्सु का कमरा दिखाती है, जो कि एक सीक्रेट कमरा था। और ये भी बताती है कि दरअसल मात्सु को हर टाइम अपने कमरे में ही रहना पसंद है और वो बस कभी कभार रात को ही बाहर आती है। और फिर जब उसी दिन आधी रात को मनातो वहाँ पर अपने कमरे में बस सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तभी उसके पास वहाँ पर रेंगते हुए मात्सु आती है, जो कि वहाँ पर पहले तो उसके साथ कुछ और ज्यादा खतरनाक कांड करने के मूड में थी। पर सबसे पहले वो वहाँ पर मनातो को अपना पानी पिलाने से शुरुआत करती है, जिससे वहाँ पर मनातो और उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो फिर वहाँ पर उसकी सकराई बन जाती है। बट इससे पहले कि वो वहाँ पर उससे ज्यादा कुछ और खतरनाक चीज कर पाती, वहाँ पर फिर से मिया आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है। फिर अगले दिन की सुबह को मनातो वहाँ पर जन्नत के फलों के बागीचे में उठता है आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। और अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उस दिन सुबह को जब मनातो अपने पार्ट टाइम जॉब पे बस जा ही रहा था कि तभी आसमान से एक यूमी नाम की लड़की आकर सीधा मनातो के ऊपर ही गिरती है, जिससे यूमी के वहाँ पर गर्मी की वजह से पसीने के साथ साथ कुछ और भी बह जाता है। इसलिए वो समझ जाती है कि अगर उसको एक पावरफुल सकराई बनना है तो फिर उसको मनातो के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। देन यूमी वहाँ पर मनातो को प्यार से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलती है, पर जब मनातो वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता तो फिर यूमी वहाँ पर जबरदस्ती पे उतर आती है और उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। तो मनातो की जान बचाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर सीओ के वो दोनों इलेक्ट्रिक सकराई स्कल्स आकर वहाँ पर यूमी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर वो धीरे धीरे कर वहाँ पर यूमी के ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाते हैं। इसलिए ये देखता हुआ मनातो वहाँ पर यूमी की जान बचाने के लिए जाकर उसको उनके हमलों के रास्ते से हटा देता है, जो देखकर यूमी को वहाँ पर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मनातो उसकी मदद क्यों कर रहा है, वो तो उसके ही ऊपर हमला करने के लिए आई थी। फिर सीओ जाकर वहाँ पर यूमी को पकड़ लेता है और उसको जबरदस्ती से उसका सकराई बनने के लिए बोलता है। ये देखकर मनातो को यूमी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ पर सीओ से बोलता है मनातो को जाने देने के लिए, क्योंकि यूमी एक सकराई है और हर एक सकराई को अपना मास्टर चुनने का इंडिपेंडेंट अधिकार होना चाहिए। और मनातो की ये बात सीधा जाकर यूमी के दिल पे लगती है और मनातो की बातें सुनने के बाद सीओ वहाँ पर यूमी को छोड़ देता है। इसलिए यूमी आगे फिर मनातो के पास आती है और उससे बोलती है कि उसने बात तो बिल्कुल सही कही है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसको अपने बात पे कायम रहना होगा। इसलिए एक इंडिपेंडेंट सकराई होने की वजह से वो उसको अपने मास्टर के तौर पे चुनती है और मनातो के उसके साथ बच्चे करने के ऑफर को भी एक्सेप्ट करती है। ये सुनकर मनातो के वहाँ पर बेचारे के पसीने छूट जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा के ही आगे के प्लान बना के बैठी है। पर फिर भी यूमी वहाँ पर मनातो को अपना पानी पिला देती है, जिससे वहाँ पर उसके भी विंग्स निकल आते हैं और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कुछ ही देर के बाद ही वहाँ पर मिशुबी और कू आ जाती हैं, जो कि वहाँ पर मनातो से काफी ज्यादा चिपक के बात कर रही थी। इसलिए यूमी मनातो से पूछती है कि ये दोनों लड़कियाँ कौन है और आखिरकार उससे पहले उसने कितनी सारी सकराइस बना के रखी है। तब मनातो उसको बताता है कि दरअसल वो चौथे नंबर पे है और उससे पहले उसने बस 3 ही सकराइस बना के रखी है। ये सुनकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पानी की धार से वहाँ पर मनातो को एक चाटा मार के दूर उड़ा देती है। फिर वहाँ से अपने घर वापस आने के बाद ऐसे ही वहाँ पर काफी दिनों तक उन सभी के बीच में ये कंपटीशन चलता रहता है कि आखिरकार उनमें से मनातो की कौन सबसे ज्यादा फेवरेट सकराई बनेगी और उससे शादी करेगी। पर एक दिन उन सभी लोगों को उनके दुनिया के एक ऑर्गेनाइजेशन के डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे सकराइस को जबरदस्ती से पकड़कर अपनी कैद में रख रही थी, ताकि उनके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा सकराइस हो सके और उनकी ताकत से वो इस दुनिया पे राज कर सके। इसीलिए मनातो सीओ और उनके सारे सकराइस
साकाराइस मिलकर वहाँ पर ये फैसला करते हैं कि वो उस वाले इविल कंपनी को जरूर रोकेंगे, बिकॉज वो इविल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर सारे साकाराइस को जबरदस्ती से अपने फायदे के लिए कैप्चर कर रहे थे। तो वहाँ पर काफी दिनों के प्लानिंग के बाद वो वहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले कू वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड्स के पास एक छोटा सा पौधा लेकर जाती है, जिसको एक छोटी सी बच्ची समझकर वो वाले गार्ड्स आकर वहाँ पर उसके मदद करने की कोशिश करते हैं। पर तभी उनमें से एक गार्ड को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि कू तो एक काफी ज्यादा रेयर और लेजेंडरी साकाराई है, इसलिए वो सारे गार्ड्स वहाँ पर कू को कैप्चर करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से कू फिर वहाँ पर गुस्से में उनके ऊपर हमला कर देती है और उन सारे गार्ड्स के साथ साथ वहाँ पर वो उनके सारे टैंक्स और वेपन्स को सबको तबाह कर देती है। इसलिए आगे फिर वो वाली ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर अपने सारे गार्ड्स को हारा हुआ देखकर फिर वो वहाँ पर अपने सारे साकाराइस को भेजते हैं, जिनमें से वहाँ पर सबके पास कई अलग अलग तरीके की पावर्स और हथियार थे। जिनमें से कुछ साकाराइस आकर वहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर मनातो और मिसुबी के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो मिसुबी वहाँ पर उन दोनों साकाराइस को ये समझाने लगती है कि दरअसल ये वाली ऑर्गेनाइजेशन उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उन सभी साकाराइस के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कि वो कोई सभी अपना मास्टर खुद चुन सकती हैं। बट ये सुनने के बाद भी वहाँ पर उन दोनों साकाराइस को मिसुबी के ऊपर यकीन ही नहीं होता और वो उसके ऊपर जानलेवा हमला स्टार्ट कर देती हैं, जिन हमलों की वजह से वहाँ पर मिसुबी के सारे कपड़े फट जाते हैं और उस ब्रिज के ऊपर एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और मनातो उस वाले ब्रिज से नीचे लटक जाता है। तो मनातो वहाँ पर खुद को उस वाले ब्रिज से ऊपर खींच ही नहीं पा रहा था, पर जैसे ही उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि उस हमले की वजह से वहाँ पर मिसुबी के सारे कपड़े फट चुके हैं, तो फिर वो वहाँ पर इतनी ताकत जुटा लेता है कि वो खुद को फिर वहाँ से ऊपर खींच लेता है। पर तभी मनातो को वहाँ पर ये पता चलता है कि मिसुबी तो उस हमले की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। इसीलिए फिर मनातो मिसुबी को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, पर मिसुबी उससे बोलती है कि भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए पर वो उसको अकेला छोड़कर कभी नहीं भागेगी। और आगे फिर वो वहाँ पर मनातो का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पर उसके मनातो के हाथ को पकड़ने से पहले ही उनकी वो एनिमी साकाराई आकर मिसुबी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करती है, जिससे वहाँ पर मिसुबी की बची खुची जान भी निकल जाती है। और ये देखने के बाद मनातो तो वहाँ पर बिल्कुल शॉक में चला जाता है, क्योंकि भले ही वो मिसुबी को बस पिछले कुछ महीनों से ही जानता था, पर उसको तो कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ। और आज जब उसको ये रियलाइज हो रहा है तो फिर उसके सामने बेजान होकर मिसुबी की लाश पड़ी है। तब वो एनिमी साकाराई मनातो के पास आकर उससे बोलती है कि ये सब कोशिशें बेकार हैं और तुम अपने बाकी के बचे हुए साकाराइस को यहाँ से पीछे हटा लो, क्योंकि उनका भी हाल ऐसा ही होने वाला है। पर मनातो तो वहाँ पर उसके किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर ही वहाँ पर वैसे ही मिसुबी की लाश को पकड़कर वहाँ पर रोए जा रहा था। इसलिए इससे वो एनिमी साकाराई वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर मनातो के ऊपर भी हमला करने के लिए जाती है। पर तभी अचानक से मिराकुलसली वहाँ पर मिसुबी की बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करने लग जाती है और वापस से जिंदा होते हुए उन सभी के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला करती है और उनसे ये बोलती है कि उन्होंने उसके मनातो के ऊपर हमला करने की सोच भी कैसे लिया। तब ये देखते हुए जब उस ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि वो मिसुबी को नहीं हरा पाएंगे, तो वो वहाँ पर अपने सबसे खतरनाक लेजर बीम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर मनातो की पूरी टीम को खत्म कर सके। और उस लेजर बीम के हमले की वजह से वहाँ पर वो पूरा का पूरा ब्रिज टूटने लगा था और उनके वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर तब तक उस वाले कंपनी के सारे साकाराइस को वहाँ पर ये रियलाइजेशन हो चुका था कि वो वाली इविल कंपनी उन सभी के ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वो सभी साकाराइस वहाँ पर मनातो और उसकी टीम की वहाँ से भागने में मदद करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो खुद ही जाकर वहाँ पर उस वाले ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देंगे। एंड गाइस, अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर उसको देखिए। और हाँ, मेरे गेमिंग चैनल पे भी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं।